नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और खबर आ रही है कि दिल्ली दंगों के दौरान जिस तरीके से संदिग्ध लोगों की भूमिकाएं रही थी, अब एक एक करके उन सबके नाम सामने आ रहे हैं। और उसी कड़ी में दिव्यांगना कलिता का नाम अब सामने आया है, जिसके ऊपर UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून लगाया गया है। आरोप अब लगे हैं दिव्यांगना कलिता के ऊपर, वो है राजद्रोह, हत्या का प्रयास, हत्या की आपराधिक साजिश, धर्म, जाति और जन्मस्थान के आधार पर समूहों में नफरत फैलाना। ये वही दिव्यांगना कलिता है जो पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य है और नताशा नरवाल के साथ ये भी JNU की स्टूडेंट है और JNU में पढ़ती थी। हालांकि इनकी जो उम्र है वो स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा है। जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि JNU में 30 से 35 साल के लड़के लड़कियां स्टूडेंट के नाम पर वहाँ रहते हैं और तमाम ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कि स्टूडेंट से अपेक्षित नहीं है। और उसी तरीके की गतिविधियों में नताशा नरवाल और दिव्यांगना कलिता पाई गई। नताशा नरवाल के ऊपर पहले ही UAPA लग चुका है और अब दिव्यांगना कलिता के ऊपर भी UAPA लगा दिया गया है। तो सीधे तौर पर इनका अब आसानी से बच पाना बेहद मुश्किल हो गया है। चाहे ये अपनी बचाव में अपने लिए वकील के तौर पर सिब्बल को रख ले या प्रशांत भूषण को, इतनी आसानी से अब इनको छूटने की आज़ादी नहीं मिलेगी कि ये अपनी हरकतों को दोबारा से अंजाम दे पाए। इससे पहले जिन लोगों पर UAPA लगाया है उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं कि अब तक इस पूरे दिल्ली के जो साजिश थी उसमें कितने लोगों पर UAPA लगाया है। इनमें नताशा नरवाल जो दिव्यांगना कलिता की साथी है, पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य है, उसके अलावा सफूरा जरगर, मीरान हैदर, ये दोनों जामिया के स्टूडेंट हैं। और जामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा पर भी ये लगा है जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी सदस्य था और ये दोनों भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य रहे हैं। उसके अलावा गुलफिसा खातून, जामिया एलुमनाई एसोसिएशन प्रेसिडेंट सिफा उर रहमान, JNU स्टूडेंट नताशा नरवाल जिसका पहले हमने जिक्र कर दिया, खालिद सैफी और कांग्रेस की पूर्व जो पार्षद थी इशरत जहां, उसके ऊपर भी UAPA लगाया जा चुका है। और आपसे सस्पेंडेड जो आपको मजबूरी में सस्पेंड करना पड़ा था अपना पार्षद जो कि खासम खास था, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक का और अमानतुल्लाह खान तक का, यानी कि दिल्ली दंगों का जो कि मास्टरमाइंड निकला ताहिर हुसैन, उसके ऊपर भी UAPA लग चुका है। इसके अलावा उमर खालिद के ऊपर भी UAPA लगाए। ये वही उमर खालिद है जो कन्हैया कुमार के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारे लगा रहा था और कश्मीर की आज़ादी की बात करता हुआ आपको दिखाई दिया था 2016 में। ये सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में जो दंगों की आग भड़की थी, दिल्ली में जो उपद्रव हुए थे, आगजनी हुई थी, जो भी तोड़फोड़ हुई थी, उसके पीछे ये सभी लोग थे जिसकी वजह से इनके ऊपर UAPA लगाया गया है। इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को इसके तहत दोषी पाया जाता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, उसकी संपत्तियों को कुर्क कर सकती है और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य कानूनों के तहत जिनमें जमानत या छूट मिल जाती है वो UAPA के तहत नहीं मिलती है। यही वजह है कि UAPA का विरोध कांग्रेस पार्टी से लेकर वामपंथी पार्टियां तक और तमाम लाल हरे चैनल इसका विरोध करते रहे हैं। और तमाम वो लोग जो देश के स्वाभिमान, देश की संप्रभुता की बजाय विदेशी सोच और विदेशी जो शासन है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, वो लोग भी इसका विरोध करते रहे हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी पार्टियां या फिर रवीश बरखा या पुण्य प्रसून और राजदीप टाइप के जो पत्रकार रहे हों, आशुतोष या राजीव शुक्ला टाइप के जो पत्रकार रहे हों, वो सभी इसका विरोध करते रहे और वो ये कहते रहे हैं कि ये आज़ादी छीनने वाला है। और जैसा कि जब नताशा नरवाल और दिव्यांगना कलिता को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो सबसे ज़्यादा NDTV को दिक्कत हुई थी। रवीश कुमार ने लिख दिया था कि कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय सरकार अब छात्राओं को जेल में डालने का काम कर रही है। यानी कि ये लोग कितना भी बड़ा अपराध कर लें, कितनी भी बड़ी आपराधिक गतिविधियां कर लें, उसके बावजूद ये लाल हरे चैनलों के लिए छात्र और छात्राएं ही रहते हैं। ये उन्हें हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, उनका महिमा मंडन करने की कोशिश करते हैं और उनके सभी गुनाहों के ऊपर एक छात्र या मासूमियत का जो पर्दा गिराने की कोशिश करते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसको भी रुकना चाहिए, उसकी छूट नहीं होनी चाहिए।
उसका एक आज भी उदाहरण देखने को मिला, जब सेना ने आज जो मीटिंग होनी थी चीन और भारत के साथ में, उसको लेकर एक संदेश दिया था कि इसकी गलत तरीके से रिपोर्टिंग न की जाए। तो इसके ऊपर जो सागरिका घोष ने या दूसरे भी तमाम पत्रकारों ने सवाल उठाया कि क्या सरकार अब डिक्टेट करना चाहती है मीडिया हाउसेस को कि वो किस तरीके से रिपोर्ट करें या न करें। उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये लोग किस तरीके की पत्रकारिता के नाम पर पक्षकारिता करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों को करने वालों को बढ़ावा देते हैं, उनको महिमामंडित करके उनको रॉबिन हुड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद के केस में ये पहले कर चुके हैं। कन्हैया कुमार जो जेएनयू के अंदर नारे लगाता है देश विरोधी, देश तोड़ने के, उसको ये लोग अपने चैनलों पर बिठाकर बहसों में बिठाते हैं, उसके बाद स्पेशल उसके इंटरव्यू लेते हैं और उन इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा हाइप करके बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाता है, उसको नेता के तौर पर प्रयोग किया जाता है, उमर खालिद को स्पेशली बिठाया जाता है और तमाम लोगों के सामने ये कहने की कोशिश की जाती है कि ये इन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत नहीं किया, बल्कि सरकार का विरोध करना गलत नहीं है। हम भी कहते हैं सरकार का विरोध करना गलत नहीं है, बल्कि ये एक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन सरकार के विरोध के नाम पर अगर आप देश का विरोध करेंगे, देश की संप्रभुता का विरोध करेंगे, देश के संविधान का विरोध करेंगे, देश की अस्मिता का विरोध करेंगे, देश की संस्कृति का विरोध करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक अपराध है और ऐसा अपराध करने की छूट किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये संविधान भी कहता है और देश की 130 करोड़ जनता भी कहती है। उसी के अनुरूप अब दिल्ली पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया है और ये इतना निश्चित है कि यूएपीए में आसानी से इन लोगों को जमानत नहीं दिला सकते वो काले कोट वाले वकील, जो कि किसी को भी जमानत देने का ठेका ले लेते हैं और अपने काले कोट के दम पर किसी भी अपराधी को बाहर ले आने की पहले हिम्मत रखा करते थे। लेकिन अब उनकी हिम्मत भी टूटती जा रही है और उन्हें भी पता है कि इतनी आसान नहीं है अब किसी भी अपराधी को जमानत पर बाहर ले आना। इसीलिए जब सफूरा जरगर को जमानत नहीं दी गई तो द वायर जैसी तमाम और प्रिंट जैसी या फिर सत्य हिंदी टाइप के आशुतोष के जो वेब पोर्टल हैं उन्होंने सब ने लिखा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको जमानत मिलनी चाहिए थी और इस तरीके से आप कैसे कह सकते हैं। प्रशांत भूषण जैसे लोग भी इसके बचाव में उतर पाए। प्रशांत भूषण ने तो आज भी लिखा है कि ऐसे लोगों को आप एंटी नेशनल का नाम कैसे दे सकते हैं। यानी ये लोग कभी भी इनको गलत नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ आप कितने भी सबूत दे दीजिए, कितने भी तथ्य दे दीजिए, कितने भी गवाह दे दीजिए, कितने भी वीडियो दे दीजिए, फिर भी ये कहेंगे कि नहीं ये मासूम है और इन्होंने मासूमियत में थोड़ी सी शरारत कर दी। आज तक जो 3 चार्जशीट दाखिल हुई हैं दिल्ली दंगों को लेकर, उसमें इन सभी के खिलाफ काफ़ी पुख्ता सबूत है। सैकड़ों गवाह सामने आ चुके हैं, सैकड़ों वीडियो फुटेज सामने आ चुके हैं, सैकड़ों इनके जो मैसेजेज हैं उनको भी खंगाला जा चुका है। उसके बावजूद अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई दिल्ली से। संजय सिंह जो उसका राज्यसभा सांसद है उसकी तरफ से भी माफ़ी नहीं मांगी गई, क्योंकि संजय सिंह वो व्यक्ति था जो सबसे ज़्यादा ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। और जो बाकी लोगों के नाम हमने जो आपको गिनाए हैं जिनके ऊपर यूएपीए लग चुका है, ये सब भी उस साजिश में कहीं ना कहीं शामिल थे। इस कड़ी में एक और बड़ा खुलासा हुआ और वो ये था कि पाकिस्तान की जो सत्ताधारी पार्टी है इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ, उसका भी इन दंगों से रिलेशन था। उन लोगों ने इंसाफ स्टूडेंट विंग के नाम पे एक विंग चला रखा था और उसके भारत में बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया था। 16,000 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल उन लोगों ने बना लिए थे और तमाम तरीके की अफवाहें फैलाने का काम वो उससे कर रहे थे। निश्चित तौर पर जो सवाल दिल्ली पुलिस ने भी शक जाहिर किया था उस समय कि इसमें कहीं ना कहीं आईएसआई या आईएसआई के किसी प्रॉक्सी का भी हाथ हो सकता है, जो बात सामने निकल कर आई कि तमाम ऐसे झूठे ट्विटर हैंडल बनाए गए और ट्विटर हो या फेसबुक, इसमें ये पता नहीं चलता है कि जो आदमी है वो वास्तव में भारत का ही है या बाहर का है, क्योंकि वो व्यक्ति जिस तरीके की जानकारी अपने बारे में देता है उसके बाद उन हैंडल्स को गायब कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है जब जांच होती है और वो अपना काम करके निकल चुके होते हैं। ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इसमें सीमाओं का कोई दायरा नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप में नंबर से पता चल जाता है, लेकिन नाम वो इस तरीके के रखते हैं जिससे ऐसा लगे कि कोई भारतीय ही है और वो जिस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट के द्वारा उन मैसेजेस को बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जिसमें चाहे नताशा नरवाल हो, दिव्यांगना कलिता हो या फिर सफूरा जरगर
इकबाल तना, गुलफसा खातून, या फिर जो खालिद सैफी है, इशरत जहां है, या ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे लोग उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो अपने जो मकसद है लोगों को गुमराह करने का, अफवाह फैलाने का, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पार्टियां भी उनको मदद करती हैं। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां होती हैं या केजरीवाल जैसे सत्ताधारी लोग भी होते हैं जो उनको बचाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। यही वजह है कि नताशा नरवाल और दिव्यांगा कलिता जैसी दो लड़कियां मिलकर एक पूरे इलाके को भड़का देती हैं, अफवाह फैला देती हैं, लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को सड़क पर ले आती हैं और वहां अलग से एक और नया शाहीन बाग पैदा करने की कोशिश करती हैं, जिसका जब स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो उसके बदले में ये लोग दंगा करते हैं और उन दंगों में पुलिस के ऊपर हमला होता है, पुलिस वालों को पीटा जाता है, पेट्रोल पंप्स को आग लगा दी जाती है, स्कूलों की छतों पर ये बड़ी बड़ी गुलेल लगाकर उनसे पेट्रोल पंप फेंकते हैं, उनसे तेजाब फेंकते हैं और निश्चित तौर पर दिल्ली को दहला देने की पूरी साजिश करते हैं, जिसकी वजह से आज इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। जय हिंद, जय भारत।